दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक कंपनी एक दिन में अपनी आधी वैल्यू खो देती है, अगले दिन फिर 20% गिरती है और फिर एनालिस्ट्स कह देते हैं गेम ओवर, तो आप क्या सोचेंगे कि बस खत्म हो गई बात। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वही कंपनी 18 महीने बाद अपना पहला प्रॉफिट कमाती है? इम्पॉसिबल लगता है ना। आज मैं आपको भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल फिनटेक कंपनी पेटीएम की ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो आपको शॉक कर देगी। यह सिर्फ बिजनेस रिकवरी की स्टोरी नहीं है, यह है सर्वाइवल, ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई शुरुआत की कहानी। 31 जनवरी 2024, इस डेट को इंडियन फिनटेक हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। उस दिन सुबह जब लोग अपनी कॉफी पी रहे थे, आरबीआई ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसकी आवाज पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में गूंज गई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक झटके में नए डिपॉजिट्स लेने से रोक दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए और वॉलेट में पैसे डालना भी बंद करवा दिया। अब जरा सोचिए, 10 करोड़ केवाईसी कस्टमर्स और 30 करोड़ वॉलेट यूजर्स का क्या हुआ होगा? एक सेकंड में डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया से जैसे गायब। मार्केट का रिएक्शन क्या था? ब्रूटल। पेटीएम का शेयर 771 रुपए से शुरू होकर फ्री फॉल में चला गया। पहले दिन 20% डाउन, अगले दिन फिर 20%, फिर 10% और गिरता ही रहा। सिर्फ 2 हफ्ते में शेयर प्राइस 341 रुपए पर आ गया, यानी कंपनी की आधी से ज्यादा वैल्यू, करीब 35,000 करोड़ रुपए हवा में उड़ गई। उस टाइम पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का रिएक्शन देखना चाहिए था। सब कह रहे थे ये तो एंड है बॉस, अब कमबैक इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल लगता था पेटीएम ने एग्जैक्टली वही कर दिखाया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये मैजिकल रिकवरी बताऊं, आपको समझना होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ, क्योंकि हर क्राइसिस की एक बैक स्टोरी होती है और पेटीएम की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है। 2010 में जब स्मार्टफोन्स इंडिया में नए नए आ रहे थे, एक यंग एंटरप्रेन्योर विजय शेखर शर्मा को चाइना की कंपनी अलीपे और जैकमा की सक्सेस स्टोरी से बहुत इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने सोचा अगर चाइना में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं, और इसी थॉट से पेटीएम का बर्थ हुआ। नेम भी इंटरेस्टिंग है, पे थ्रू मोबाइल। शुरुआत बहुत सिंपल थी, मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट्स, बेसिक स्टफ। लेकिन रियल गेम चेंजर मोमेंट आया 2014 में जब पेटीएम वॉलेट लॉन्च हुआ। ये वो टाइम था जब मोबाइल पेमेंट्स एक्चुअली कॉमन पीपल तक पहुंचे। लेकिन 2015 में जो हुआ वो हर स्टार्टअप का ड्रीम होता है। जैक मा की कंपनी अलीबाबा, हाँ वही कंपनी जिससे शर्मा को इंस्पिरेशन मिली थी, उसने पेटीएम में $680 मिलियन इन्वेस्ट किए और 40% स्टेक खरीदा। जस्ट इमेजिन, जिस आदमी से इंस्पायर्ड होकर आपने कंपनी शुरू की, उसने आपकी कंपनी में $700 मिलियन लगा दिए। ये सिर्फ फंडिंग नहीं थी, ये था वैलिडेशन। इस मैसिव कैपिटल के साथ पेटीएम का एक्सपेंशन रॉकेट स्पीड पर हुआ। हजारों फील्ड एजेंट्स लगाए, हर शॉप पर QR कोड्स और वो फेमस साउंड बॉक्स जो आज हर जगह पेटीएम से पेमेंट रिसीव्ड बोलते हैं। स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट थी। एक बार इन्वेस्ट करो मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करने में, उन्हें फ्री में QR कोड्स और साउंड बॉक्स दो, फिर मंथली सब्सक्रिप्शन फीस लो। 2024 के क्राइसिस टाइम तक 4.5 करोड़ मर्चेंट से प्लेटफॉर्म पर, जिनमें से 1 करोड़ 30 लाख मंथली फी दे रहे थे। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन यहीं पर प्लॉट ट्विस्ट आता है। इन सालों में पेटीएम एक पेमेंट्स कंपनी से बदलकर एक ह्यूज डिजिटल एम्पायर बन गया था। यह सिर्फ पेमेंट्स नहीं था, फाइनेंशियल सर्विसेज, ई कॉमर्स, मूवी टिकट्स, ट्रैवल बुकिंग, गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, लिटरली एक सुपर ऐप बनने की कोशिश, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। नंबर्स इंप्रेसिव थे। 2015 में 336 करोड़ रेवेन्यू, 2019 तक 3,350 करोड़, 10x ग्रोथ इन जस्ट 4 years। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लॉसेस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे थे, 372 करोड़ से करीब 3,000 करोड़ रुपए तक। 2021 में जब आईपीओ आया तो लगा कि आप प्रॉफिटेबिलिटी के क्लोज हैं, लॉसेस को 42% तक कम कर दिया था। लेकिन उस टाइम कोई नहीं जानता था कि एक रेगुलेटरी स्टॉर्म ब्रू हो रहा था जो कंपनी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहां इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। यह रेगुलेटरी क्राइसिस अचानक नहीं आया, यह था स्लो मोशन ट्रेन रैक। आरबीआई सालों से वार्निंग्स दे रहा था। 2017 में जब पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया, सिर्फ 6 महीने बाद आरबीआई ने फर्स्ट वार्निंग दी और नए अकाउंट्स खोलने से रोक दिया। रीजन? केवाईसी वायलेशंस। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह थी, आरबीआई के फॉरेंसिक ऑडिट में बाद में पता चला कि एक ही पैन कार्ड से हजारों वॉलेट अकाउंट्स लिंक थे। हजारों। सोचिए, एक व्यक्ति के पैन कार्ड का यूज 5,000 अलग अलग पेटीएम वॉलेट्स खोलने के लिए किया जा रहा था। यह सिर्फ केयरलेसनेस नहीं था, यह था मेजर मनी लॉन्ड्रिंग का रेड फ्लैग। फिर डेटा फ्लो का इशू था। कस्टमर इंफॉर्मेशन इंडिया के बाहर सर्वर्स पर जा रही थी, जो डेटा लोकलाइजेशन रूल्स का वायलेशन था। लेकिन सबसे डेंजरस थी गवर्नेंस की प्रॉब्लम। पेमेंट्स बैंक्स को अपनी पेरेंट कंपनी से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना होता है, लेकिन आरबीआई को पता चला कि विजय शेखर शर्मा और मेन कंपनी पेमेंट्स बैंक के डेली ऑपरेशंस के डिसीजंस ले रही थी। क्लियर बैंकिंग रूल्स वायलेशन। और सबसे बड़ी बात, लेंडिंग से मना किए जाने के बावजूद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट अरेंजमेंट्स के थ्रू इस रूल को तोड़ते हुए पाया गया। ये ऐसा था जैसे आपको अल्कोहल बेचने की परमिशन ना हो, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी के साथ पार्टनरशिप करके कमीशन लें और दिखावा करें कि आप अल्कोहल बिजनेस में नहीं हैं।
2019, 2021, 2022 हर साल वार्निंग्स आती रही। हर बार आरबीआई वायलेशंस पकड़ता, फाइन लगाता, इंस्ट्रक्शंस देता। अक्टूबर 2023 में केवाईसी और साइबर सिक्योरिटी वायलेशंस के लिए 5 करोड़ 39 लाख रुपए का फाइन। नवंबर 2022 तक नए मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना बंद। मार्च 2022 तक नए कस्टमर्स बनाना बंद। पेटीएम इन सीरियस रेड फ्लैग्स को माइनर रोड ब्लॉक्स मानकर आगे बढ़ता रहा और इसीलिए 31 जनवरी 2024 को न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करना पड़ा। उस टाइम पर जो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट था वो भी समझना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, जब पेटीएम इस क्राइसिस से जूझ रहा था तो ब्रॉडर मार्केट में भी कुछ और हो रहा था। 2024 वो साल था जब इंडियन फिनटेक ने सीखा कि ग्रोथ के साथ कंप्लायंस भी जरूरी है। सिर्फ पेटीएम नहीं, पूरा फिनटेक सेक्टर स्क्रूटनी में था। डिजिटल पेमेंट्स में फ्रॉड केसेस 334% बढ़ गए थे। आरबीआई ने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड नेटवर्क्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को टाइट किया। मैसेज क्लियर था, फिक्स योर सिस्टम्स या शट डाउन हो जाओ। जब 2025 तक इंडिया का फिनटेक मार्केट $150 बिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन थी, रेगुलेटर्स इनोवेशन के नाम पर कंप्लायंस को इग्नोर करने को रेडी नहीं थे। पेटीएम पर एक्शन ने हर फिनटेक बोर्डरूम में पैनिक क्रिएट कर दिया। इस बीच कॉम्पिटिटर्स मजे ले रहे थे। फोन पे और गूगल पे, जो यूपीआई मार्केट के 85% से ज्यादा कंट्रोल करते हैं, और भी स्ट्रांग हो गए। क्रेड, नावी, फैमपे जैसे नए प्लेयर्स ने भी ग्राउंड कैप्चर करना शुरू कर दिया। पेटीएम की मार्केट शेयर जनवरी 2024 में 13% से गिरकर दिसंबर 2024 तक सिर्फ 6.87% रह गई। अब यहां पर कहानी का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। जब एनालिस्ट्स पेटीएम का ऑबिचुरी लिख रहे थे तो विजय शेखर शर्मा और उनकी टीम क्वाइटली इंडियन बिजनेस हिस्ट्री की सबसे स्पेक्टैक्युलर कमबैक्स में से एक एग्जीक्यूट कर रही थी। फर्स्ट स्टेप था डैमेज कंट्रोल। आरबीआई इंस्ट्रक्शंस के कुछ ही दिन बाद पेटीएम ने थर्ड पार्टी यूपीआई प्रोवाइडर बनने के लिए एनपीसीआई में एप्लीकेशन की। कुछ ही वीक्स में अप्रूवल मिल गया। एक ऐसी कंपनी के लिए जो रेगुलेटरी आईसीयू में थी, ये सुपर फास्ट था। इसका मतलब था कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स यूपीआई सर्विसेज कंटिन्यू कर सकते थे, बस पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बजाय पार्टनर बैंक्स के थ्रू। एसिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के साथ तुरंत पार्टनरशिप्स की। लैक्स ऑफ मर्चेंट्स जिनके सेटलमेंट अकाउंट्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ थे, उन्हें तेजी से नए बैंकिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया गया। टैगलाइन ने सब कुछ कह दिया, अब 4 बैंकों की शक्ति के साथ और भी बेहतर। लेकिन रियल चेंज अभी शुरू हो रहा था। जैसा कि कहा जाता है, नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, और शर्मा ने इस आरबीआई एक्शन को वो काम करने का एक्सक्यूज बना लिया जो उन्हें ईयर्स पहले कर देना चाहिए था, फोकस। वो ह्यूज सुपर ऐप स्ट्रैटेजी को अबैंडन कर दिया। ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अप्रोच जो पहले इनोवेटिव लगती थी, क्राइसिस में सबसे बड़ी वीकनेस बन गई थी। पेटीएम ने नॉन कोर एसेट्स को अग्रेसिवली बेचना शुरू किया। इवेंट्स टिकटिंग बिजनेस पेटीएम इनसाइडर को जोमैटो को 2048 करोड़ रुपए में बेचा। जापान में पेपे की स्टेक से 2364 करोड़ रुपए मिले। पेटीएम मॉल को ड्रामेटिकली डाउनसाइज किया। पोस्ट पेड लेंडिंग बिजनेस बंद कर दिया। अचानक ये कंपनी जो सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी, 2 चीजों पर लेजर फोकस करने लगी, पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। इस ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी नंबर्स से क्लियर होती है। FY26 Q1 में पेटीएम के पेमेंट्स बिजनेस का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 28% बढ़ा और अब टोटल रेवेन्यू का 54% है। 1.3 करोड़ डिवाइस सब्सक्रिप्शंस के साथ मर्चेंट पेमेंट्स में अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप मेंटेन की। ये वही फेमस साउंड बॉक्सेस हैं जो बोलते हैं पेटीएम से पेमेंट रिसीव्ड। जो सब्सक्रिप्शन मॉडल 2015 में शुरू किया था, वो फाइनली पे ऑफ हो रहा था। सिर्फ पिछले 1 साल में 2 करोड़ नए मर्चेंट सब्सक्रिप्शंस ऐड हुए। लेकिन यहां पर स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग और कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल हो जाती है। पेटीएम का सबसे स्ट्रेटेजिक मूव था एआई को अग्रेसिवली अडॉप्ट करना, सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। नंबर्स शॉकिंग है। एम्प्लॉय कॉस्ट सिर्फ 1 साल में 33% कम, 952 करोड़ से 643 करोड़ रुपए से भी कम। मार्केटिंग एक्सपेंसेस में 55% से ज्यादा कट, 221 करोड़ से 100 करोड़ से भी कम। आप ऑपरेशंस मेंटेन करते हुए इतनी ड्रामेटिक कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं? आंसर है लार्ज स्केल एआई इंप्लीमेंटेशन। पेटीएम ने मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सपोर्ट और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में एआई डिप्लॉय किया। जो टास्क्स पहले हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज करते थे, वो अब ऑटोमेटेड हो गए। शर्मा का क्लियर स्टेटमेंट था,
हम सिर्फ एआई को टूल के रूप में यूज नहीं कर रहे, हम एक एआई फर्स्ट कंपनी बन रहे हैं। लेकिन यहां हमें ह्यूमन कॉस्ट के बारे में भी ऑनेस्ट होना होगा। दिसंबर 2023 में अलोन पेटीएम ने 1000 प्लस एम्प्लॉइज को लेट गो किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अप टू 6000 जॉब्स कट हो सकती हैं, वर्कफोर्स का लगभग 20%। कंपनी ने एआई के बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को रीजन बताया। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से रिजल्ट्स अनडिनाइबल थे। जो कंपनी FY25 Q1 में 839 करोड़ का लॉस कर रही थी, उसने FY26 Q1 में 123 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। यह पेटीएम का पहला कभी का नेट प्रॉफिट था। कंपनी के पूरे हिस्ट्री में पहली बार फाइनेंशियल सर्विसेज से रेवेन्यू 561 करोड़ हो गया, जो मर्चेंट लोन्स और उनके लोन पोर्टफोलियो से स्टेडी इनकम से ड्रिवन था। यहां पर एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। पेटीएम से लोन लेने वाले 50% मर्चेंट्स रिपीट बोरोवर्स थे, जो उनके लोन बिजनेस में इनक्रेडिबल प्रोडक्ट मार्केट फिट और कस्टमर लॉयल्टी शो करता है। 4% मार्जिन के साथ 72 करोड़ का EBDT अचीव किया। तो हमारे पास सक्सेस स्टोरी है, राइट? कंपनी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस करती है, कोर बिजनेस पर फोकस करती है, एआई अडॉप्ट करती है, कॉस्ट्स अग्रेसिवली कट करती है और प्रॉफिट कमाना शुरू करती है। स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। एक्सेप्ट ये इतना सिंपल नहीं है। यहां स्टोरी का वो पार्ट है जो विक्ट्री लैप वाले प्रेस रिलीजेस में नहीं आता। वाइल पेटीएम ने FY26 Q1 में प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 28% क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की, ब्रॉडर एनुअल ट्रेंड एक डिफरेंट स्टोरी बताती है। टोटल रेवेन्यू कंसिस्टेंटली गिर रहा है। दिसंबर 2023 में 2,999 करोड़ रुपीस से दिसंबर 2024 में 2,017 करोड़ रुपीस, ये 32.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। हाँ, वे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अपने प्री क्राइसिस रेवेन्यू लेवल से काफी नीचे हैं। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स जनवरी 2024 में 104 मिलियन से गिरकर दिसंबर 2024 तक सिर्फ 72 मिलियन रह गए थे। इससे भी शॉकिंग यह है कि अक्टूबर 2024 में नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करने की परमिशन मिलने के बावजूद NPCI से अप्रूवल के ऑलमोस्ट 10 मंथ्स के बाद पेटीएम अपनी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वापस नहीं पा सका। यूपीआई में इसकी पोजीशन 7% के अराउंड स्टक है, जो इसके प्री क्राइसिस लेवल से आधी से भी कम है। यह प्रॉफिट मोस्टली एसेट सेल्स और कॉस्ट कटिंग से आया, ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ से नहीं। ये थोड़ा ऐसा है जैसे आप कहें कि आप फाइनेंशियली हेल्दी हैं क्योंकि आपने अपना हाउस और कार बेच दिया। श्योर, आपका बैंक बैलेंस अच्छा दिखता है, लेकिन क्या आप इसे सस्टेन कर सकते हैं? कंपेटिटिव लैंडस्केप भी फंडामेंटली बदल गया है। फोन पे और गूगल पे 85% से ज्यादा कंबाइंड मार्केट शेयर के साथ अपनी डुओपोली कंटिन्यू रखे हुए हैं। नए प्लेयर्स ग्राउंड कैप्चर कर रहे हैं। क्रेड वैल्यू के हिसाब से 4th लार्जेस्ट यूपीआई प्लेयर बनकर इमर्ज हुआ है, जो मंथली 50,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा प्रोसेस कर रहा है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल बैक्ड नावी तेजी से मार्केट शेयर गेन कर रहा है। व्हाट्सएप प्ले को भी इंडिया में अपनी कंप्लीट यूजर बेस के लिए खोल दिया गया है। इस बीच पेटीएम अभी भी रेगुलेटरी ट्रबल से निपट रहा है। हाल ही में उन्हें फरवरी 2025 में टैक्स इनवॉइस कंप्लायंस ना करने के लिए 1.19 करोड़ का CGST फाइन लगाया गया। जो कंपनी इंडिया का फिनटेक पोस्टर चाइल्ड मानी जाती थी, वो अभी भी बेसिक थिंग्स को राइट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर वो बात है जो इस स्टोरी को ट्रूली रिमार्केबल बनाती है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद रेगुलेटरी क्राइसिस, शेयर क्रैश, मार्केट शेयर लॉस, लेऑफ्स, पेटीएम सर्वाइव्ड। एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां रेगुलेटरी एक्शन का मतलब अक्सर डेथ होता है, उन्होंने स्टेबलाइज होने, रीऑर्गेनाइज होने और प्रॉफिट कमाने का रास्ता फाइंड किया। जो शेयर आरबीआई एक्शन के बाद 317 के लोएस्ट लेवल्स पर पहुंच गया था, वो फरवरी 2025 तक 1050 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। ये अभी भी अपने पोस्ट क्राइसिस हाई से लगभग 40% नीचे है और आईपीओ वैल्यूएशन का छोटा फ्रैक्शन है, लेकिन उन डार्क फरवरी डेज से ये रिमार्केबल रिकवरी है। सो इस रोलर कोस्टर जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रेगुलेटरी कंप्लायंस ऑप्शनल नहीं है, चाहे आप कितने भी इनोवेटिव हों या आपके कितने भी कस्टमर्स हों। पेटीएम का क्राइसिस प्रॉपर गवर्नेंस और कंप्लायंस सिस्टम्स के साथ कंप्लीटली प्रिवेंटेबल था। आरबीआई एक दिन अचानक सक्सेसफुल कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं उठा। उन्होंने ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट वायलेशंस और वार्निंग्स का रिस्पॉन्स दिया जो लार्जली इग्नोर किए गए थे। दूसरी बात, एआई वाकई ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट ह्यूमन और सोशल कॉस्ट्स होती हैं। पेटीएम के एआई फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ने रिमार्केबल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनेबल किया, लेकिन इसका मतलब हजारों जॉब्स का लॉस भी था।
सोसाइटी के लिए क्वेश्चन यह है कि क्या यह ट्रेड ऑफ एक्सेप्टेबल और सस्टेनेबल है। तीसरी बात, स्पेशली क्राइसिस पीरियड्स के दौरान फोकस बीट्स डाइवर्सिफिकेशन। पेटीएम का प्रॉफिट सुपर ऐप के ड्रीम्स को अबैंडन करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करने से आया जो वो बेस्ट करते हैं, मर्चेंट्स के लिए पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। कभी कभी लेस इज मोर होता है। चौथी बात, लॉस्ट मार्केट शेयर को रीगेन करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स और प्रॉफिट्स के बावजूद पेटीएम की कंपेटिटिव पोजीशन फंडामेंटली वीक रह गई है। डिजिटल पेमेंट्स की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो यूजर्स प्लेटफॉर्म स्विच करते हैं वो रेयरली वापस आते हैं। और फाइनली, इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम ने यह सीखा कि लाइट टच रेगुलेशन का एरा खत्म हो गया है। 2025 तक इस सेक्टर के $150 बिलियन तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशंस के साथ रेगुलेटर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सिस्टमिक स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ज्यादा हैंड्स ऑन अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम आगे देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि पेटीएम प्रॉफिटेबल रह सकता है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। रियल टेस्ट ये है कि क्या वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर वापस आ सकते हैं और मार्केट लीडर के रूप में अपनी पोजीशन रिक्लेम कर सकते हैं। क्या वो यूजर ट्रस्ट रीबिल्ड कर सकते हैं? क्या वो फोन पे, गूगल पे की डुओपोली के अगेंस्ट इफेक्टिवली कंपीट कर सकते हैं? क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करते हुए अपने मर्चेंट बेस और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स एक्सपैंड कर सकते हैं? पेटीएम की कमबैक निश्चित रूप से इंडियन बिजनेस हिस्ट्री की मोस्ट ड्रामेटिक कॉर्पोरेट रिकवरी स्टोरीज में से एक है। लेकिन क्या यह कंप्लीट सक्सेस स्टोरी है या सिर्फ एक वेल एग्जीक्यूटेड स्टेबलाइजेशन एफर्ट? वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आने वाले सालों में मिलेगा। जो हम जानते हैं वो ये है कि एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां रेगुलेटरी एक्शन अक्सर डेथ सेंटेंस बनता है, पेटीएम ने सर्वाइव करने, अडेप्ट करने और थ्राइव करने का रास्ता फाइंड किया। सिर्फ यही बात रिमार्केबल है। क्या वो अपनी ओल्ड ग्लोरी वापस पा सकते हैं? अब ये इस फैसिनेटिंग स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर है। और ऑनेस्टली, उन सब चीजों को देखते हुए जिनसे वे गुजरे हैं, मैं अभी तक उनके अगेंस्ट बेट नहीं लगाऊंगा।